नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। अपनी निबंध सीरीज का आज हम अगला निबंध पढ़ेंगे, ई कचरा यानी ई वेस्ट और पर्यावरण। अब तक हमने लगभग 40 निबंध पढ़े हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी निबंध सीरीज जो है अच्छे से तैयार हो जाए। ये निबंध आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की कर रहे हो, आरओ या आरओ में बैठ रहे हो, बीपीएससी में बैठ रहे हो, आरपीएससी, यानी जो भी आपके एग्जाम रहते हैं जिनमें मेंस में निबंध का पोर्शन आता है, सबके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपको एक एक लाइन समझाते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाले निबंध आपको मिलते रहें। ऐसे ही मेंस की सीरीज जो चल रही है, उसमें भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, आप उनको भी देखा करिए। पूरा निबंध आप देखा करिए, उससे लाभ ही है। देखिए, आपके पास पीडीएफ है, आपके पास नोट्स हैं, सब कुछ है। देखना आपको इसलिए है, इसमें जैसे हम कुछ चीज़ें उदाहरण दे के समझा देते हैं, या कुछ बातें हम आपको इधर उधर की बता देते हैं जो आपके काम की हैं, वो तो आपके पीडीएफ में नहीं लिखे होंगे ना। और अक्सर पेपर में आप एक चीज़ याद रखो, जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ये हूबहू नहीं लिखेंगे आप, कुछ इधर उधर की चीज़ें तो आएंगी। और उसके लिए ज़रूरी है लेक्चर को पूरा सुनना। जब सुनेंगे तो हमारे दिमाग में बना रहेगा। एक एक लाइन हम आपको यहाँ समझाते हैं। निबंध लिखने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि हम टॉपिक वो चूज करें जिसमें हमें 60 से 70% चीज़ें हमें आती हों। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, डाटा जो हम इसमें प्रयोग करेंगे बिल्कुल हमारा सही होना चाहिए। तीसरी चीज़ है, हम इधर उधर की बातें इसमें निबंध में नहीं लिखेंगे, यानी जो हमारा टॉपिक है उसी के आधार पर हमें निबंध लिखना है। और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कोटेशन का प्रयोग हमें करना है, और वो भी लिमिटेड, यानी आवश्यकता अनुसार करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोटेशन कोटेशन ही निबंध में भरते जा रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है, कई लोगों के सवाल रहते हैं कि सर हेडिंग डालनी है या नहीं डालनी, हेडिंग डालनी है या नहीं डालनी। ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा रहती हैं। देखो, इसमें अगर हम सही से बात करें तो हमारे आयोग ने, चाहे जो भी आयोग हो, उसने नहीं कहा है कि आप हेडिंग डाल के लिखो या बिना हेडिंग के लिखो। उसने केवल हमें शब्द सीमा दी है, उतनी शब्द सीमा में हमें अपनी बात रखनी है। अब समझो हेडिंग नहीं डालनी है और डालनी है, इस सवाल का जवाब। मान लो आप बहुत ज़्यादा हेडिंग डालते हैं तो वो लगेगा क्वेश्चन जैसे हम लिखते हैं ना मेंस वाले, उसके जैसा। हम बिल्कुल पॉइंट और हेडिंग नहीं प्रयोग करते हैं तो वो लगेगा बिल्कुल खाली खाली हम लिखते जा रहे हैं। फिर अपनी बात हम कैसे उसको बताएंगे दबाव देके कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो भले हम हेडिंग ना डालें, लेकिन पॉइंट तो हमारा ऐसा होना चाहिए ना जो हमारी बात सामने दिखे। मान लेते हैं एक पेज है, ऐसे लिखा है, आप इस बात को समझो, ऐसे एक पेज लिखा है। आपसे मैं कहूं कि आप ये पेज पढ़िए, तो आप यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, यहां तक पढ़ डालेंगे। बीच में क्या लिखा है आप कुछ जानेंगे कुछ नहीं जानेंगे। अब यही पेज मान लो लिखा है, इसमें हमने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, पहले ये लिख दिया फिर ये लिख दिया। आपका इन चार पर नजर जाएगी कि नहीं जाएगी? आप खुद बताओ ना। अगर आप एग्जामिनर हो तो ये वाला आप अच्छे से पढ़ोगे, देखोगे, चेक करोगे, या ये वाला आप अच्छे से देखोगे, पढ़ोगे, चेक करोगे? थोड़ा प्रैक्टिकल समझो इस बात को। तो हेडिंग मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग हमें डाल देनी है, ऐसे काले पेन से लिख दिया, बहुत लाइन खींच दिया, ये वाला नहीं करना है। अपनी बात को हमें समझाना है तरीके से। तरीका आप कोई भी इस्तेमाल करिएगा, अच्छा माना जाता है। बहुत हेडिंग, थोड़ा उस चीज़ को इग्नोर भी करेंगे, बहुत हेडिंग नहीं डालेंगे। आगे से हम आपको जो निबंध बताएंगे, देखो यहाँ हम निबंध अब तक जो बताए हैं आपको 40 निबंध में, 41 निबंध में, उसमें हमने आपको ये बताया है कि भाई दिमाग में एक फ्रेम बनाओ। दिमाग में फ्रेम बनाओ। दिमाग में फ्रेम कैसे बनाओगे? फ्रेम आपका ऐसे बनेगा जब पहले दिमाग में पॉइंट तो आना चाहिए। जैसे हमारे दिमाग में आया कि हम प्रस्तावना लिखेंगे, भले हम कागज पर ना लिखें, पहले दिमाग में तो फ्रेम आना चाहिए। इसीलिए 40 निबंधों में हमने आपको एक एक पॉइंट के माध्यम से समझाया कि ऐसे पॉइंट डालेंगे, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब मुझे लगता है 40 निबंध के बाद आप इतना मैच्योर हो गए हो, चीज़ें समझ गए हो। अब हम सीधे सीधे निबंध भी अगर लिखेंगे तो आप आराम से उस चीज़ को पकड़ लेंगे। पॉइंट में आज हम आखिरी निबंध आपको पढ़ा रहे हैं, कल से हम सीधी शैली पर निबंध पढ़ाएंगे, जिससे आप आसानी से परीक्षा में वही लिख लो जो आप चाह रहे हो। क्योंकि मैं भी पॉइंट में फिर बेकार मेहनत करता हूँ, समझाना भी मुझे ज़्यादा पड़ता है। समझाता मैं इसलिए हूँ, जैसे मैं मान लो 2200 शब्द का निबंध आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पेपर में जब 600 शब्द का निबंध आप लिखो ना, तो इन 2200 का निचोड़ 600 में रख दो आप।
मान लो मैं 500 शब्द का पढ़ा दूं आपको, फिर कह दूं 600, अरे यकीन मानो 300 शब्द ही दिमाग में रह जाएंगे। फिर निबंध तो 600 शब्द का है, फिर उसमें उलूल जलूल चीज़ें लिखोगे, उलूल जलूल लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। पूरा पढ़ना तो पढ़ता ही है। इसलिए मैं पॉइंट में समझाता हूँ। आगे से मैं आपको सीधा निबंध वैसे ही पढ़ाऊंगा, जिससे आपके ये सवाल बार बार न रहे कि हेडिंग में लिखें कि न लिखें, हेडिंग लिखें कि न लिखें। अरे आप पहले निबंध लिखने की प्रैक्टिस करो ना मेरे भाई। पहले आप 3-4 निबंध लिखो। जब 3-4 निबंध लिखोगे फिर देखो उसमें कितना टाइम लगा रहे हो, 20 मिनट लगा रहे हो, 25 मिनट लगा रहे हो, 35 मिनट लगा रहे हो, उसको काउंट करो। एक निबंध में कितना टाइम लग रहा है उसको काउंट करो, कितने शब्द आप लिख पा रहे हो उसको काउंट करो। पहले खुद को जांचो तो। आयोग को काफी तो बाद में देना है ना, पहले खुद को तो जांचते हैं एक बार लिख के कि कितना हम कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप इसको सीखते जाओ। फिर मैं निबंध जांचने का भी कुछ ना कुछ इंतजाम सोच के ले आऊँगा। यकीन मानो अगर आप जुड़ गए तो मैं आपको मेंस में तो निकलवा लूँगा अच्छे से अच्छे नंबरों से। बस आपको करना क्या है, जो मैं पढ़ाता रहूँ उतना पढ़ते रहना है। मेरी बात का बुरा मत मानना। बस मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को गहराई से समझो। बाहर कोचिंग में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों वो कराते हैं मुझे नहीं पता है। मैं वो कराता हूँ जो आयोग चाहता है। मैं वो कराता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। पहले मेरे भाई आपको पढ़ाना ज़रूरी है। का, खा, गा, घा, पहले ये पढ़ाना ज़रूरी है। अगर हम पहले ही दिन पढ़ाने लगें कि घृत, खरगोश, अगर हम पहले दिन ऐसे 4 अक्षर जोड़ के अक्षर पढ़ाने लगेंगे, आप नहीं सीख पाओगे। ना आप खा जानते होगे, ना रा जानते होगे, ना गा जानते होगे, ना सा जानते होगे। कहाँ से आप शब्द बनाओगे, कहाँ से आप शैली लाओगे, कहाँ से प्रवाह लाओगे। वो लोग तो फीस ले लिया आपसे 8,000 10,000 रुपये, बोले कि ये फीस दे दो, तो उनको फीस मिल गई। इसके बाद बोले अब प्रैक्टिस करते रहो, जो हम बताएं पढ़ते रहो। क्या उतने से आपका हो जाएगा? खुद समझो इस चीज़ को। मान लो हेडिंग नहीं डालोगे, फिर भी 600 शब्द तो लिखोगे ना। हेडिंग की लाइन छोड़ दो, 600 शब्द तो लिखोगे। शब्द कहाँ से लाओगे? जरूरी है आपके लिए, इसलिए थोड़ा समझाना पड़ा। पढ़ते हैं। ये निबंध मैं आपको जैसे 40 पढ़ाए वैसे पढ़ाऊंगा। कल से सीधा सीधा निबंध आपको मिलेगा। ई कचरा और पर्यावरण। ई कचरा क्या होता है इसको लिखते हैं, पर्यावरण क्या होता है इसको लिखते हैं, फिर दोनों का समन्वय कर देते हैं, निबंध पूरा हो जाता है। कोटेशन हम आपको 5-6 हमेशा ज़्यादा देते हैं, जिससे कि आप और निबंधों में प्रयोग कर सकें, क्योंकि आप अलग से तो कोटेशन भाई याद करने बैठोगे नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आपका समय खराब हो। प्रकृति से जो लिया है उसे नष्ट कर वापस लौटाना मानव का सबसे बड़ा अपराध है। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी का कथन है। प्रस्तावना लिखते हैं। मानव सभ्यता ने विज्ञान और तकनीक की सहायता से अद्भुत प्रगति की है। आज का युग सूचना और तकनीकी क्रांति का युग है। कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविजन, लैपटॉप, प्रिंटर, रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों ने जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। परंतु इन सुविधाओं का दूसरा पहलू भी है। जैसे जैसे नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते जा रहे हैं, पुराने उपकरण अनुपयोगी होते जाते हैं, उनका ढेर बढ़ता जाता है। यही ढेर ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट कहलाता है। ई कचरा आज केवल तकनीकी या सामाजिक चुनौती नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर पर्यावरणीय संकट बन चुका है। इसमें मौजूद जहरीली धातुएं और रसायन मिट्टी, पानी और हवा को दूषित कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसमें लिखा कि ई कचरा क्या होता है। इसके बाद हमने इसमें लिखा ये पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, और हमारी प्रस्तावना पूरी हो जाती है। अब हम आते हैं मुख्य भाग पर। टेक्नोलॉजी के हर वरदान के साथ एक अभिशाप भी छुपा होता है। ई कचरा उसी अभिशाप का दूसरा नाम है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब टेक्नोलॉजी लिखेंगे तो आप ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं लिखेंगे, ये वाली लिखेंगे, मतलब हिंदी में लिखेंगे। ई कचरे की परिभाषा। ई कचरा उन सभी बेकार या अनुपयोगी हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पुर्जों और सहायक सामग्रियों को कहा जाता है जिन्हें फेंक दिया जाता है। इनमें शामिल हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, बैटरी, टीवी, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और गैजेट, चिकित्सा उपकरण। यानी ई कचरा वो सभी वेस्ट हैं। मान लो आपका लैपटॉप खराब हो गया, अब वो बाजार में वो बिक भी नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? उसे फेंक दोगे, यही तो करोगे। कोई फ़ोन है खराब हुआ, फेंक दोगे। बैटरी है खराब हुई, फेंक दोगे। ये जो कचरा फेंकते हैं, यही जो वेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाता है।
इन उपकरणों में सीसा, पारा, कैडमियम, क्रोमियम, प्लास्टिक, सिलिकॉन व विभिन्न विषैले रसायन पाए जाते हैं। ये पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। ई कचरा के बढ़ते कारण क्या हैं? तकनीकी उन्नति और नए मॉडल। हर साल मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर के नए मॉडल आते हैं। पुराने पुराने उपकरण बदल देते हैं। उपभोक्तावाद क्या है? नया ही श्रेष्ठ है कि मानसिकता ने उपकरणों की आयु घटा दी है। इसका सीधा सीधा उदाहरण आईफोन ले लो आप। आईफोन 16 था हमारे पास, 17 आ गया, तो हम क्या बोले, अब हम आईफोन 17 लेंगे। क्यों भाई, 16 खराब हो गया एक साल में क्या? और नया ही श्रेष्ठ है कि मानसिकता यही होती है। कम टिकाऊपन वाले उत्पाद। कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण, यानी अधिक लोग, अधिक उपकरण और अधिक कचरा। मरम्मत संस्कृति का पतन। पहले उपकरणों की मरम्मत होती थी, अब सीधे नया खरीद लिया जाता है। आपको याद होगा, अगर किसी का मोबाइल पहले खराब हो जाता था तो वो जाता था उसको सही कराने, 3 दिन पड़ा रहता था, चौथे दिन मिलता था। अब वो नया खरीद लेता है। उसके कारण क्या है? खरीदने की क्रय शक्ति भी बढ़ी है व्यक्तियों की। दूसरे की थोड़ा ये रहता है कि विश्वास है कि नया सामान है, खराब नहीं होगा जल्दी। रिसाइकलिंग का अभाव। वैज्ञानिक स्तर पर ई कचरे का प्रबंधन अभी पर्याप्त नहीं है। अभी उसको रिसाइकिल ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ये समस्या है एक। ई कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव। मिट्टी प्रदूषण। ई कचरे में मौजूद भारी धातुएं जैसे सीसा, कैडमियम, आर्सेनिक धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाती हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है, कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। जल प्रदूषण। अनियंत्रित ढंग से फेंका गया ई कचरा बारिश और बहाव के साथ भूजल या नदियों तक पहुंच जाता है। पारा और अन्य विषैले तत्व को जहरीला बना देता है। वायु प्रदूषण। कचरे को जलाने पर डाई ऑक्सीन और फ्यूआन जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं जो वायु प्रदूषण बढ़ाती हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ई कचरे से निकलने वाले रसायन और धातुएं कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न करती हैं, जैसे कैंसर, श्वसन रोग, त्वचा रोग, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी, बच्चों के मस्तिष्क विकास पर बुरा असर। जैव विविधता पर खतरा। प्रदूषित मिट्टी, जल से जीव जंतु और अन्य वन्य जीव प्रभावित होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। प्रकृति का अपमान अंततः मानव सभ्यता के विनाश का कारण बनता है, यह टैगोर जी ने कहा था। तो जो ये सीरीज चल रही है इसको आप ज्वाइन करिएगा। कोई भी पेपर आप दे रहे हो आपके लिए बहुत एक काम की है। और सब्सक्राइब करेंगे बस ज्वाइन हो गई, कोई इसमें फीस थोड़े देनी है। विश्व में ई कचरे की स्थिति क्या है? संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार विश्व हर साल 5.3 करोड़ टन यानी 53 मिलियन टन से अधिक कचरा उत्पन्न करता है। एशिया सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि यूरोप और अमेरिका में प्रति व्यक्ति कचरा सबसे अधिक है। केवल 17 से 20% ई कचरे का वैज्ञानिक ढंग से निपटान होता है, शेष सीधे फेंक दिया जाता है। भारत में स्थिति क्या है? भारत दुनिया के शीर्ष 5 ई कचरा उत्पादक देशों में शामिल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में सालाना 10 से 12 लाख टन से अधिक ई कचरा उत्पन्न होता है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता सबसे बड़े केंद्र हैं। लगभग 90% ई कचरा अनौपचारिक क्षेत्र यानी कबाड़ी बाजार में असुरक्षित ढंग से रिसाइकल होता है। भारत की आईटी राजधानी बेंगलुरु अब ई कचरे की राजधानी भी बनती जा रही है, यह पर्यावरण की रिपोर्ट ने बताया है। ई कचरा और कानून। भारत सरकार ने ई कचरे से निपटने के लिए कई कानूनी कदम उठाए हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट यानी 2016 उत्पादक और निर्माता को जिम्मेदारी दी गई कि वे अपने उत्पाद का निपटान करें। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर इसको बोलते हैं। कंपनियों को अपने बेचे गए उपकरण वापस लेने और रिसाइकिल करने की बाध्यता बनाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 में बनता है। एनजीटी प्रदूषण संबंधी मामलों की निगरानी करता है। स्वच्छ भारत अभियान और डिजिटल इंडिया यानी कचरा प्रबंधन और ई कचरे पर जागरूकता। ई कचरे से उत्पन्न सामाजिक आर्थिक समस्याएं क्या हैं? अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता यानी कबाड़ी और छोटे रिसाइकलिंग केंद्र असुरक्षित तरीके से धातुएं निकालते हैं जिससे वे बीमार पड़ते हैं। बच्चों की मजदूरी। कई जगह बच्चे भी ई कचरा को छांटने में लगाए जाते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है। स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि। जहरीली धातुओं के कारण बीमारियां बढ़ती हैं और स्वास्थ्य खर्च बढ़ता है।
ई कचरे का समाधान और प्रबंधन, वैज्ञानिक रिसाइकलिंग, बड़े पैमाने पर रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित करना, जन जागरूकता, उपभोक्ताओं को बताना कि बेकार मोबाइल कंप्यूटर आदि सीधे फेंके नहीं, अधिकृत संग्रह केंद्र पर जमा करें। कंपनियों की जिम्मेदारी, कंपनियां ऐसे उत्पाद बनाएं जो पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ हों। मरम्मत और पुनः उपयोग की संस्कृति, उपकरणों को फेंकने के बजाय मरम्मत और पुनः उपयोग करना चाहिए। कचरे का पृथक्करण, सामान्य कचरे और ई कचरे को अलग अलग रखना चाहिए। शैक्षणिक पहल, विद्यालय कॉलेज स्तर पर ई कचरे पर शिक्षा और प्रोजेक्ट बताने चाहिए। सरकारी कठोरता, अवैध रिसाइकलिंग करने वालों पर दंड और जुर्माना। एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी यानी रिसाइकलिंग अभियान और संग्रह केंद्र स्थापित करना। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, यही ई कचरे से निपटने का मूल मंत्र है। पर्यावरणविद ने ये बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय पहलें कौन सी हैं? बेसल कन्वेंशन, खतरनाक कचरे का सीमा पार व्यापार रोकना। स्टॉकहोम कन्वेंशन, जहरीले रसायनों पर रोक। पेरिस समझौता 2015 में होता है। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण, संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास यानी कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान। अब हम लिखते हैं निष्कर्ष। ई कचरा आज की सबसे बड़ी पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौती है। यह हमारी तकनीक प्रगति का अनचाहा परिणाम है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो मिट्टी, जलवायु और मानव स्वास्थ्य सभी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। हमें समझना होगा कि तकनीकी प्रगति तभी सार्थक है जब वह प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखे। सरकार, उद्योग, समाज और हर नागरिक को मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। धरती हमें विरासत में नहीं मिली, बल्कि आने वाली पीढ़ियों से हमने इसे उधार लिया है। यह नेटिव अमेरिकी कहावत है। ये ऐसे आपको मैं 6 से 7 देता हूँ कोटेशन सब में, जो आपके और सब में भी प्रयोग किए जाएंगे। तो इस प्रकार आपका ये निबंध पूरा होता है। लगभग 1800 शब्द के आसपास था। इसमें से आपको 600 या 1000 शब्द निकालने रहेंगे। आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप इसको शेयर करिए जिससे और लोगों को लाभ हो। पसंद आए तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपकी मेंस की तैयारी अच्छी होती रहे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।